स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक इट बात। सक्षमता परीक्षा 2.0 के सामान्य अध्ययन की जो रामबाण सीरीज चल रही है, उसका ये सेट नंबर 3 है। आप कहेंगे कि लेट क्यों आया? मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्दी-जल्दी लेके आऊँगा। इसके पीछे तर्क यह है और कारण यह है कि चूँकि परीक्षा की जो तिथि है वो सस्पेंड हो गई है, यानी वो पोस्टपोन्ड हो गई है, वो आगे की तरफ चली गई है। चूँकि हमारे पास समय ज़्यादा हो गया है, तो हमने इसको समय ज़्यादा दे के इंटेंशनली मैं थोड़ा इसको लेके आ रहा हूँ। आप अब यह 1 दिन अल्टरनेट डे करके आपको मिलेगा। तो इसीलिए लेट हुआ है और मैं लेट आने का कारण भी आपको समझिए इंटेंशनली है। तो आइए देखते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। ये रामबाण सीरीज है और इसमें वो प्रश्नों को हमने रखा है कि जो आपको परीक्षा में पूरा विश्वास है कि ये छपने जा रहा है। यही जो बीएसीबी के पास जो स्टॉक है प्रश्नों की, उन्हीं स्टॉक में से प्रश्नों को हम लेके आए हैं और जिसकी पूरी संभावना है कि ये प्रश्न आपको आएगा ही। तो एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो को ही देखना है और लोगों के साथ भी इसको शेयर करना है। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारे सामने है और वो प्रश्न इस रूप में है और प्रश्न में कहा गया है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एंडोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें कौन सा विकल्प जो है एंडोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है? तापमान, अघुलनशील भारी अशुद्धियां, संलयन या वाष्पीकरण। तो इनमें से अगर नहीं है कोई, तो आपको जो तापमान जो है निम्नलिखित में से जो ये तापमान वाला टेम्परेचर पहला विकल्प जो है ये एंडोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है। एंडोथर्मिक प्रक्रिया क्या होती है? चूंकि इस पे चर्चा नहीं करेंगे, हमारे पास समय कम है, तो इस पे कभी डिटेल हम इस पे लेके आएंगे। अभी आप प्रश्नों की श्रृंखला को देखिए। आगे देखते हैं। स्कूल बैग आमतौर पर चौड़ी पट्टियों के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारे साथ अब कई सारे विकल्प हैं, ये विद्यालय से जुड़ा हुआ चीज है और ये प्रश्न पूछा हुआ सब प्रश्न है। जितने भी मैं प्रश्न लेके आ रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं रेंडमाइजेशन माध्यम से। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि बीएसईबी के पास जो है एक प्रश्नों का स्टॉक है और उसने प्रश्नों का स्टॉक रखा है, उसको रेंडमाइजेशन माध्यम से वो आपसे पूछता है। तो ये सारे के सारे प्रश्न रेंडमाइजेशन माध्यम से आए हैं और रिपीटेशन में गए हैं। तो संभावना है कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको आपके भी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इसको आपको मिस नहीं करना है। एग्जैक्ट आपको टू द पॉइंट वो आएगा, एकदम हूबहू छपने की संभावना है। आइए इसका ऑप्शन को देखते हैं। यह बैग के बल को बच्चे के कंधे के बड़े क्षेत्र पर फैला देगा, जिससे बड़ा दबाव पैदा होगा। दूसरा ऑप्शन है यह बैग बल को बच्चों के कंधे के बड़े क्षेत्र पर फैला देगा, जिससे कम दबाव पैदा होगा। छात्रों के बीच चौड़ी पट्टियों वाला बैग ले जाना एक चलन बन गया है। यह बैग बल को बच्चों के कंधे के छोटे क्षेत्र में फैला देगा, जिससे कम दबाव पैदा होगा। तो उत्तर आपको अगर देखिएगा तो इसमें होगा दूसरा वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे और वो ऑप्शन ये क्या है? यह बैग के बल को, कौन जो चौड़ी पट्टी है वो, ये बैग के बल को बच्चे के कंधे के बड़े क्षेत्र पर फैला देगा, जिससे कम दबाव पैदा होगा। यहाँ ऊपर वाले में बड़ा दबाव है, इससे कम दबाव, बच्चा को कम दबाव पैदा होगा तभी ना उसको आसानी रहेगी। तो यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक हैं? क्या है पुस्तक? कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ। इसके कौन लेखक? अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या राधा कृष्णन। तो यहाँ उत्तर है आपको महात्मा गांधी जो है आपको कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में चलते हैं। हिंदी उपन्यास मैला आंचल, इसमें फिल्म बनी है। मैला आंचल के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भिखारी ठाकुर या फणीश्वर नाथ रेणु। आपने देखा होगा, अगर वो फिल्म तो याद होगा, ये फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ आपको उपन्यास है मैला आंचल, जिसपे फिल्म बनी थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की? कौन से प्रथम शीतकालीन ओलंपिक? केवल ओलंपिक नहीं पढ़ना है, इसको पूरा पढ़ना है। शीतकालीन ओलंपिक अलग होता है। ये खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी, यानी किस देश में आयोजन हुआ था? अर्जेंटीना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। तो यहाँ उत्तर आपको दिख रहा है फ्रांस। फ्रांस में आपको जो है प्रथम ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था। आगे देखते हैं। फ्रांस यहाँ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 जनवरी, 28 फरवरी, 19 मार्च या 10 अप्रैल। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में जो दिवस मनाया जाता है वह होता है 28 फरवरी। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ये क्या है? 28 फरवरी, इसको रट जाना है। किस भारतीय अभिनेता को 2023 में आपको 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको ये जब प्रश्न आएगा तो एग्जैक्ट हु बहू आएगा। अगर यह प्रश्न आ गया तो हु बहू छपेगा ये, इसलिए इसको एक भी प्रश्न मिस नहीं करेंगे आप। अगर आपके पास समय नहीं है तो रोक दें, फिर बाद में देखिए, लेकिन देखिए पूरा, छोड़ना नहीं है किसी को, नहीं तो आप बाद में जरूर पछताइएगा। चलिए, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार पुरस्कार आपको किसको दिया गया और किसको उसे सम्मानित किया गया? कौन?
2023 का, ठीक है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कमल हसन, मोहनलाल, वहीदा रहमान, मनोरमा। आपको देखिएगा वहीदा रहमान को अब की 53वां जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2023 के लिए प्रदान किया गया, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार पूछ रहा है, न कि क्षेत्रफल के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना, गया, पूर्णिया या पश्चिमी चंपारण? आपके पास स्पष्ट व्यवस्था, आपको स्पष्टता होगी। पटना जो है वैसे ज्यादा लोग रहता है वहाँ, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक है, बड़ी जगह भी है, बड़ा जिला भी है, तो पटना जो है आपको जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला है। आगे देखते हैं, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ये सारे के सारे जो है ना, ये शिक्षण अधिगम की चीजें हैं, ये सब शिक्षण कौशल की चीजें हैं, ये बाल विकास से संबंधित चीजें हैं। ये डीएलएड के प्रश्न को जीएस में घुसाया है। तो देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? अब देखिए, लगातार अभ्यास या कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, और विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। अब देखिए, समस्या समाधान जो है आपको इसकी क्षमताओं को किस प्रकार माने आसान किया जा सकता है? तो यहाँ अगर उत्तर आप देखेंगे ऑप्शन में, तो आपका तीसरा ऑप्शन जो होगा, यानी समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? यानी बच्चों के विकास का व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी सबकी आइडेंटिटी अपने डिफरेंसेज होते हैं, तो उसको किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल अनुवांशिकता के आधार पर, केवल पर्यावरण के आधार पर, ना आनुवांशिकता के, ना ही पर्यावरण पर, अनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर है। तो उत्तर आप देखेंगे तो चौथा नंबर इसका सबसे सुटेबल है, कि बच्चों की जो आइडेंटिटी डिफरेंसेज जो है उसको प्रत्यारोपित किया जा सकता है। किसके? अनुवांशिकता पे तो है ही है, पर्यावरण पर ही काफी बड़ा उसका इफेक्ट पड़ता है, तो दोनों के पारस्परिकता पर के आधार पर किया जा सकता है प्रत्यारोपित। आगे एक और प्रश्न आ गया इसी से संबंधित, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए, बच्चों में इस कौशल को, इस स्किल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? बहुत शानदार प्रश्न है, और ये लगभग हर सीटिंग में पूछा गया है। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने पर अवसर देना, उन्हें उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, ये तो कहीं नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी उतना सुटेबल नहीं लग रहा है। कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उत्तर अगर देखिएगा तो यहाँ एक नंबर सबसे आपको बेस्ट सोल्यूशन और बेस्ट आपको ऑप्शन है। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना, यानी अपने से सोचो और एकदम साधारण ढंग से सहज अनुमान, सरल सिंपल, इसका आप तुम अनुमान लगा के देखो, तो बच्चे समस्या समाधान इस कौशल के माध्यम से प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित से कौन सा, इनमें से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? माने अधिगम क्या है? बच्चों के सीखने में कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। क्या हर बार परीक्षा आयोजित करने से बच्चों के सीखने में सुधार किया जा सकता है? सोच के देखिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों, चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। देखिए, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लग रहा है आपको कि ये सही है। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए ऑप्शन आप देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा? 4 नंबर। आपको लग रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन देखा क्या जाता है कि सबसे सुटेबल और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो ये सबसे 4 नंबर जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यानी शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ताकि बच्चे खुलेंगे और थोड़ा सा उन्मुक्त होकर अपनी शिक्षण व्यवस्था को, अधिगम व्यवस्था को करेंगे। आइए देखते हैं, किस घटना से आतंक के शासन का अंत हुआ? इन निम्नलिखित में से बेस्टिल का तूफान, लुई सोलामा का निष्पादन, रोबेस्पियरे का निष्पादन, आपको टेनिस कोर्ट शपथ, इनमें से आप अगर ऑप्शन पे आएंगे तो जो होगा आपको रोबेस्पियरे का निष्पादन जो है उसके, इसका नाम इतना टेढ़ा है, इसके चलते आपको आतंक के शासन का अंत हुआ। लुईस 16वां भी है, लेकिन ये अलग व्यवस्था में है। तो यहाँ जो है तीसरा ऑप्शन आपका जो है एग्जीक्यूशन ऑफ द रोबेस्पियर, ये इसको रोबेस्पियर पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा अलग हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन होगा और यही उत्तर आपका सटीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने कहा कि लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों द्वारा है? अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन या रविन्द्रनाथ टैगोर? कि किसने कहा था बाय द पीपल फॉर द पीपल? किसका कहा नाम है? अब्राहम लिंकन का कहा नाम है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का संविधान
सरकार के डैश स्वरूप का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति, संसदीय, एकात्मक या संघीय? किसका प्रावधान करता है? तो आपको किसका प्रावधान करता है? संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में विशेष शक्ति किसके पास होती है? केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल? किसके पास होती है? ध्यान देखिए, ये प्रश्न इसके पहले भी हमने आपसे पूछा था। ये क्या होगा? केंद्र सरकार। चलिए आगे देखते हैं। साक्षरता दर एक माप है किस चीज का? भौतिक पूंजी का, मानव पूंजी का, वित्तीय पूंजी का या प्राकृतिक पूंजी का? साक्षरता दर अगर किया जाता है तो वो मानव पूंजी का आपको ह्यूमन कैपिटल है वो। ठीक है, यानी साक्षरता देखा जाता है कौन कितना पढ़ा लिखा है, उसका जो दर आपका मापा जाता है, तो ये ह्यूमन पूंजी है एक तरह का। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात आपको 800 से कम है? लिंगानुपात जो हमेशा जो है ना 1000 पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए ऑप्शन में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। जो दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से जो है ना आपको लिंगानुपात किसी का 800 से कम नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे है। कोई और राज्य है। किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? ये आपको कहा था अरविंद घोष ने। ये कथन किसका है? अरविंद घोष का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के सत्यान्वेषण के लिए कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में मिशन भेजा था? मालवीय जी के नेतृत्व में, आपको महात्मा गांधी के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, हंसराज रहबर के नेतृत्व में। तो आपको जो है जालियांवाला बाग कांड जो 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को, तो उसके लिए अंग्रेजों ने एक अलग से व्यवस्था आपको जांच आयोग किया था, जिसका नाम था आपको हंटर आयोग। उसको कहा था हंटर आयोग, लेकिन आपको कांग्रेस ने एक आयोग गठित की थी और योग आपको मालवीय जी के, मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में वो सारा काम उन्होंने उससे उसका जांच कराया था। हंटर आयोग अंग्रेजों ने अपने किया था, लेकिन ये कांग्रेस ने मालवीय जी के नेतृत्व में उसके अन्वेषण के लिए आपको आपको एक मिशन भेजा था। आइए देखते हैं। उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया था? मोहम्मद राम सिंह आजाद या मोहम्मद सिंह आजाद? तो उन्होंने मोहम्मद सिंह आजाद अपना नाम बताया था। किसने? उधम सिंह ने। जेल में जब पुलिस ने उनसे पूछा था उनका नाम, तो उन्होंने बताया था मोहम्मद सिंह आजाद। आइए देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1922 में, 1927 में, 28 में, 30 में? कंफ्यूजन होगा, देखिए आपको 2 और 3 में कंफ्यूजन होगा। उत्तर क्या है? एग्जैक्ट उत्तर इसका आपको है 27। याद रखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? 27 में आया। आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौते के करीब किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? और जिसपे बहुत सारा आपको बहुत बवाल हुआ था। इस पे गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसके करीब आपको फांसी जो दी गई, उस पे गांधी जी पर बहुत सारे सवाल उठे थे। तो उत्तर देखते हैं। सभी, ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी हुई थी, तो इस समझौते में कहा जाता है गांधी जी ने जिक्र नहीं किया, ऐसी बात कथित रूप से आप प्रसारित है। तो ये सभी जो है आपको ऑप्शन में है। चलिए, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1871, 72, 73 और 84? आपको बता दें ये सारे जो प्रश्न है ना, ये आपको सभी लगभग आपको 10वीं तक के प्रश्न है। 7वीं 8वीं के प्रश्न आप ये सारी चीजें वहीं से उठा के दी गई हैं, अगर करंट अफेयर्स नहीं देखा जाए तो। इस चैनल पे 7वीं 8वीं के सारे आपको, यहाँ तक कि 9वीं तक के, आप कम से कम 8वीं तक जरूर देख के जाए। अगर प्लस 2 के टीचर हैं वो भी प्लस 2 तक देख के जाए, 9 10 के जरूर देख के जाए इतिहास, जो बहुत सारी चीजें कैप्चर हो जाएंगी उससे। अगर 9 10 के वो टीचर हैं, अगर वो 10th का हिस्ट्री देख के चले जाते हैं, तो बहुत सारा विश्व का इतिहास, विश्व के इतिहास से कई सारे प्रश्न आएंगे। 5 7 प्रश्न आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, इतने हैं। पर अगर सोशल साइंस के टीचर अगर होंगे वो लोग, तो जीएस में कम से कम 4 3 पूछ ही देता है। तो चलिए, इसमें ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा ये 1872। ये आपकी किताब से प्रश्न, लगभग किताब से प्रश्न मैंने पूछे हैं, और सब 7वीं 8वीं से आए हुए हैं। और सबका वन लाइनर के रूप में मैं इस बना के सक्षमता 1 में ही वीडियो सब डाल रखा है। ये प्रश्न तो वो आपके लिए एकदम रामबाण है, क्रैश कोर्स वाला है, ये छपने वाला है। इसको लगभग अगर सारा सीरीज देख गए तो पास आप कर जाइएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंग्रेजों की कैद से भागने में कामयाब हुए? अब पूछ रहा है किस स्टेशन से, वो स्टेशन का नाम क्या है? गोमो से, बोकारो से, जमशेदपुर से या रांची से? तो कहां से? वो गोमो से भागे थे। क्लियर है? आप इसको रीजनिंग के टाइप से ही बना सकते हैं, ये सब भारतीय जगह के नाम लग रहे हैं ना, तो ये गोमो से। क्लियर? आपको सुना सुनाया नाम लग रहा है, वो थोड़ा सा सुना सुनाया नाम नहीं रहा है। जब अलग डाला गया तो कुछ ना कुछ अलग होगा। आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? ये सब 8वां क्लास का प्रश्न है। 18 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947,
ब्रिटिश संसद से, तो 15 अगस्त को तो पास किया गया नहीं गया होगा। 26 जनवरी 1985 को पास नहीं किया गया होगा। 9 दिसंबर और 1946, दो एक ऑप्शन हो सकता है। तो आप देखिए कब पास किया गया, यहाँ कब किया गया, 9 दिसंबर 1946, तो तभी ना आया था, अधिनियम आया था और आपको स्वतंत्रता भारत को मिली थी। तो ये सबसे सुटेबल ऑप्शन है और यही उत्तर है। आगे देखते हैं, बिहार कहाँ स्थित है। आपका बिहार कहाँ स्थित है, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व में। तो आपका बिहार कहाँ है, उत्तर भारत में स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। वन महोत्सव, सब 8वां का प्रश्न है ये। वन महोत्सव निम्नलिखित में से किसे संबंधित है। ये सब 8वां के हमारी दुनिया से है ये। तो ये सारा का सारा वन लाइनर है आपके पास। अब समय बचा हुआ है तो इस चैनल पे जाइए और आप अतीत से वर्तमान हमारी दुनिया के सबके सब वन लाइनर पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, सबको देख जाइए एक बार। एक वीडियो में 3-3 4-4 आपको चैप्टर का मैंने डाल रखा है, जाइए सबको एक बार देख जाइए, एक बार नजर से गुजर जाएगा, याद हो जाएगा। वन महोत्सव में निम्नलिखित में से किसे संबंधित है। वन महोत्सव पेड़ों की कटाई से, फसल की कटाई का त्योहार है, फसल उत्पादन की वृद्धि से या वृक्षारोपण से। वन महोत्सव किससे है, वृक्षारोपण से है। महोत्सव है तो वृक्षारोपण से, कटाई से तो होगा नहीं। महोत्सव जब त्योहार मनाया जा रहा है तो वृक्षारोपण से ना होगा। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है, यानी सबसे ज्यादा वन है उस जिला में, कौन जिला है, जमुई, बांका, कैमूर या हाजीपुर। तो आपका कैमूर जिला जो है सबसे ज्यादा वन है बिहार में। क्लियर है, वन आच्छादित जिला है। राजस्थान में पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक को क्या कहा जाता है, जो आजकल विद्यालय में नहीं बनता है पानी जमा करने के लिए। तो इसको राजस्थान में क्या आपको कहा जाता है, टैंक, टांका, खड़ी, तालाब या बढ़िया कूल्स। तो क्या कहा जाता है, टैंक या टांका, क्या कहा जाता है, ये पहला वाला ऑप्शन, टैंक या टांका। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी कौन सी, 8वां का प्रश्न है। शिव समुद्रम, दामोदर घाटी, हीराकुंड, राजस्थान नहर। तो कौन है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, कौन सी थी। अगर देखा जाए तो दामोदर घाटी परियोजना जो भारत की पहली बहुउद्देशीय, यानी मल्टी ऑब्जेक्टिव, माने एक एक इस परियोजना से कई सारे उद्देश्य की पूर्ति होती थी, इसलिए उसको कहा जाता है दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा कृषि औद्योगिक शहर था, कैमूर, डालमिया नगर, भागलपुर या किशनगंज। कौन सा एक शहर था, डालमिया नगर, कौन सा शहर था आपको अविभाजित बिहार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही प्रश्न था आज की वीडियो में। मैं जल्दी ही नया सेट लेके आपके लिए उपलब्ध रहूंगा, तब तक इसको देखिए। और इस चैनल पे आपको सारे, आपको विज्ञान के भी दिए गए हैं, भूगोल के भी दिए गए हैं, इतिहास के भी दिए गए, वन लाइनर भी है, ऑब्जेक्टिव मोड में भी है। अगर आप क्रैश कोर्स टाइप पढ़ना चाहते हैं एक बार जल्दी जल्दी, तो वन लाइनर के माध्यम से भी दिए गए हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और सबको देखिए, खोजिए और पढ़िए। ठीक है, बहुत सारे सक्षमता पास करने के लिए बहुत सारे लोगों ने, अभी तो मैं क्रैश कोर्स रामबाण कोर्स आपके लिए चला रहा हूँ, इसके पहले एक एक आपको वीडियो बना बना लोगों को कराया है, एक एक वीडियो से 5-5 प्रश्न आपको टच किए हैं। वो सब के सब एससीईआरटी आपके विद्यालय में पढ़ाए जाने वाली किताब से। अगर आप 6 से लेके 8 तक के सारी प्रश्नों को देख जाइए, अब आपके पास फुर्सत नहीं होगा किताब पढ़ने का, तो मैंने वन लाइनर वो अमृत निकाल के रखा हुआ है, आप जाके उसको देखिए और उसी से हो जाएगा। ये रामबाण सीरीज वैसे आपके काम की है, मेरा विश्वास है कि इससे हो जाएगा, लेकिन फिर भी बैकअप प्लान हमेशा रहना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए सेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और वोट देने के लिए अपने आप को तैयार रखिए और वोट देने जरूर जाइए। जय हिंद।